हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता मैम चैनल पर वेलकम आप सभी का। आज की क्लास हमारी 9th क्लास के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 9 आज हम पढ़ने वाले हैं, जो है ग्रेविटेशन। काफ़ी दिन हो गए थे आपकी साइंस की क्लास को, तो आज हम नई क्लास को स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातों के बारे में हम विचार करते हैं कि अगर हम बात करें कि हम अर्थ पर ना रहकर किसी और प्लेनेट पर रह रहे हैं, तो वहाँ जैसे मून पर रहने की बात की जाए या मार्स पर रहने की बात की जाए, तो हमने देखा है जो वीडियो क्लिप्स होती है उनके अंदर कि वहाँ हमें मालूम होता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। साथ ही साथ वहाँ पर क्या होता है कि जब चलते हैं तो चलते नहीं है, जंप करना पड़ता है, एयर में ही ग्लाइड कर रहे हो जैसी हालत होती है। जबकि अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर हम सभी स्टेबल हैं, सरफेस से जुड़े हुए रहते हैं। किसी चीज की भी बात करें तो वो भी सरफेस पर स्टेबल रहती हैं सभी चीजें। तो यहाँ कौन सी चीज ऐसी है जिसने हमें स्टेबल बना रखा है, और अदर प्लैनेट्स पर जिनकी हमें जानकारी है उन पर ऐसी क्या चीज है जो अनअवेलेबल है, जिसकी वजह से वहां पर जो चीजें हैं वो स्टेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज है जिसने कि हमें अर्थ की सरफेस से फिक्स्ड कर रखा है वो है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। कि अर्थ का जो सेंटर है वहां पर एक ग्रेविटेशन पॉइंट है, और उस ग्रेविटेशन पॉइंट की ये खासियत है कि अर्थ की सरफेस पर जितनी भी चीजें हैं उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इस बारे में सबसे पहले बताया सर आइजैक न्यूटन ने, जिनके बारे में जो स्टोरी है वो आप लोगों ने भी सुन रखी होगी कि सर आइजैक न्यूटन एक दिन अपने स्कूल के कैंपस में एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से एक एप्पल उनके ऊपर आकर गिरता है। उस एप्पल को गिरता हुआ देखकर उनके मन में ये विचार आता है कि ये एप्पल अगर गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। बार बार उन्होंने उसको ऊपर भी गिराया, ऊपर फेंका, लेकिन वो वापस लौटकर उन तक ही आ जाता था। तो यहां से इन्होंने बताया कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स है अर्थ की सरफेस में जो कि इस एप्पल को बार बार अर्थ की सरफेस पर आने के लिए बाध्य कर रहा है। इस ग्रेविटेशन फोर्स को समझने से पहले चलिए एक एक्टिविटी को करते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये हमें बताती है कि एक हम धागा ले लेते हैं और उस धागे से एक पत्थर को बांध देते हैं। धागे का एक एंड जो कि पत्थर से अपोजिट एंड है उसको हम अपने हाथ में रखकर और इस तरीके से धागे को घुमाना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे धागे की और पत्थर की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि अगर कोई पास आता भी है तो उसको बहुत तेज चोट लग सकती है। इस पत्थर के घूमने की जो स्पीड है इसको हम अपनी इन 2 उंगलियों की स्पीड से, इशारे से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज करेंगे, जल्दी घुमाएंगे उंगली तो वो तेज घूमने लगेगा, और थोड़ा सा उसे रुकने का इशारा करेंगे अपनी उंगलियों की मदद से तो वो धीरे 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 रुक भी जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रयोग है ये हमें बता रहा है कि ये मान लीजिए पत्थर का रास्ता है, यहाँ हमने एक पत्थर से इसको धागे से बांध रखा है और ये एक पत्थर का टुकड़ा है, तो लगातार ये घूम रहा है। ये जो बल यहाँ सेंटर, हमारी उंगलियां लगा रही हैं इस पत्थर पर, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ लगने वाला ये जो बल है इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। यह अभिकेंद्रीय बल एक सर्कुलर पाथ में इस पत्थर को घूमने में मदद करता है। साथ ही साथ ये कि अगर ये पत्थर किसी रीजन से खुल जाता है या हमारा धागे पे से हाथ छूट जाता है तो ये इस सर्कुलर पाथ के अराउंड जब घूम रहा है तो ये इस जहां से भी ये छूटेगा वहां पर एक सीधा टेंजेंट बनाता हुआ आगे की तरफ गिर जाएगा। मतलब चाहे यहाँ छूट जाए चाहे यहाँ, एक सीधी लाइन के अंदर ही जाकर हमेशा गिरेगा, और ये लाइन एक क्या होगी, टेंजेंट होगी, यानी कि सीधी लाइन होगी जो कि 90 डिग्री के एंगल पर आगे जाकर इस पत्थर को गिरने में मदद करेगी। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस पत्थर पर से हट जाएगा तो ये एक सीधी रेखा में जाकर टेंजेंट बनाता हुआ सरफेस को छू लेगा। आगे बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है
वो ये कहता है कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि हम बॉल को पत्थर दीवार पर मारते हैं तो बॉल टकराकर वापस हमारी तरफ आती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो ये लॉ यहाँ इसलिए एप्लीकेबल है कि मान लीजिए कि अर्थ हमारे ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, यानी कि अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या हम भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? या फिर हम बात करें प्लैनेट्स की, कि सन की चारों तरफ प्लैनेट्स एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो सन उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है या कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जिसने उन प्लैनेट्स को बांध रखा है, तो क्या वो प्लैनेट्स भी सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? या हम बात करें मून की, जो कि अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, तो कि जो मून है वो अर्थ के ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट होकर अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन क्या अर्थ तो अट्रैक्ट कर रही है मून को, लेकिन क्या मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? तो इन सारी बातों का जवाब हमको देखना अगर है तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको समझते हैं और ये जानते हैं कि कौन सी चीज किस पर कितना बल लगा रही है। तो देखिए कि हर वस्तु जो कि किसी दूसरी वस्तु से किसी निश्चित दूरी पर स्थित है, यानी कि कोई दो वस्तु है जिनके बीच कुछ भी दूरी है, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, यानी कि अगर एक वस्तु दूसरी को अट्रैक्ट करती है तो दूसरी भी पहली वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ऐसा यूं नहीं है कि केवल अर्थ पर ही है, पूरे यूनिवर्स में इवन प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं और स्टार्स हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं, सभी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक का मतलब है कि न केवल अर्थ पर, पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तु पर लगने वाला यह लॉ हर वस्तु पर लगता है। अब इस लॉ को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि कोई दो वस्तुएं हैं, ये है ए और मान लेते हैं ये है बी। ये दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान ए और बी है। द्रव्यमान यहाँ पर इनके मास, ठीक, सॉरी, ये दो वस्तुएं हैं ए और बी, ये साइज में बड़ी है, ये छोटी है, तो हम ये मान लेते हैं इसका मास कैपिटल एम, यानी कि इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसका द्रव्यमान कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है उसको हम डी मान लेते हैं और यहीं से निकल कर आता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इन दोनों वस्तुओं के ऊपर या इन दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो बल है F, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के द्रव्यमान के या मास के, साथ ही साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या लिखा, पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to their masses, इनके द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, फोर्स, जो कि इन दोनों वस्तुओं के मध्य लग रहा है। दूसरी बात, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली भी लिख सकते हैं, इसको हम इनवर्सली लिखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of distance between them। हिंदी में हम क्या लिखेंगे, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो किस किस पर निर्भर करेगा या किस किस पर डिपेंड किस तरीके से कर रहा है, उन दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती है, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, साथ ही साथ इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। डी का स्क्वायर किया, डी स्क्वायर वर्ग हो गया, व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/d²।
अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो देखिए F जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया किसके, M और M तो ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे हो जाएगा d²। ये आ गया फोर्स की वैल्यू। अब हम ये जानते हैं कि जब ये साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और यहाँ वो जो कांस्टेंट हम लगाएंगे वो लगाएंगे G। और ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं पर लगने वाला जो बल है वो उनके बीच की उनके जो मास है उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से अगर हम इस जी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो जी की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, इसको मैं रब कर देती हूँ। चलिए देखिए, यहां से अगर हम इस जी की वैल्यू निकालें, हमने लिखा F इज इक्वल्स टू GM/d²। यहां से अगर मैं इस जी की वैल्यू निकालूं तो F d² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, FD², और ये दोनों चले जाएंगे नीचे। और ये जो जी है इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी एसआई यूनिट आपको याद करनी है। एसआई यूनिट जो होती है जी की वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 भी लिख सकते हैं। ये अपॉन में था, ऊपर आ जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, इसकी यूनिट तो हमने निकाल दी। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिया, जो सर आइजैक न्यूटन ने हमको पढ़ाया। इस जी की जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो निकाली एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने सबसे पहले जी की मैथमेटिकल वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कितनी होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये भी और ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये जान गए कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, और वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, जो डिपेंड करता है किस पर, उन दो वस्तुओं के द्रव्यमान या मास पर प्लस उनके बीच की दूरी के स्क्वायर पर। क्लियर है? इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें तो 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ ये माइनस और है। चलिए, तो यहां तक हमने पढ़ लिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Importance of universal law of gravitation, यानी कि इस नियम का महत्व, कि हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा इसका महत्व क्या है। तो देखिए, जब तक इस लॉ के बारे में नहीं पता था तब तक हम इन सब चीजों को अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग माना करते थे, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पता चला तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो सभी लोगों के क्लियर हो गए। जैसे कि सबसे पहला जो काम है वो ये हुआ कि
इट बाइंड्स अस टू द अर्थ सरफेस। ठीक है ना, कि ये पता चल गया कि यही वो फोर्स है जो कि हमें बांध कर रखता है, किससे? अर्थ की सरफेस से। दूसरी बात जो हमें इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चलती है कि किस वजह से प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि ये नियम हमें बताता है कि ये यूनिवर्स की हर वस्तु पर लागू होता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु पर। तो दिस फोर्स tell us about the movement of planets around the sun। ठीक है, और यही वो फोर्स है जो हमें पृथ्वी की सतह से बांधकर रखता है, यानी कि वह बल जो हमें पृथ्वी की सतह से बांधे रखता है। यहां हम लिखें यह बल हमें सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के बारे में बताता है। अब सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं और इसी तरह ग्रहों के चारों ओर उनके क्या घूम रहे हैं? उपग्रह घूम रहे हैं। This force tells us about the motion of moon, and artificial satellites around the earth। यानी कि यह बल हमें चंद्रमा और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के बारे में भी बताता है। यह बल चंद्रमा तथा कृत्रिम उपग्रहों की पृथ्वी के चारों ओर गति के बारे में बताता है। और लास्ट में इससे हमें ये पता चलता है कि जो समुद्र के पानी के अंदर टाइड्स कॉज होते हैं, यानी ज्वार भाटा जो आता है वो भी इसी कारण से आता है। तो ज्वार भाटा के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बताती हूँ मैं आपको कि ये ज्वार भाटा जो होता है, समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे उतरना भाटा कहलाता है। इंग्लिश में हम इन्हें टाइड्स कहते हैं। ये जो टाइड्स हैं ये अर्थ की सरफेस पर कॉज होते हैं मून की वजह से। मून की वजह से भी देखिए, ये जो टाइड्स कॉज होते हैं, सबसे ज्यादा टाइड्स कॉज होते हैं पूर्णिमा या फुल मून डे वाले दिन। एक्चुअली होता यह है कि फुल मून डे पर चंद्रमा जो है वो अपने पूरे आकार में होता है और सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन अर्थ जैसे मून को अपनी तरफ खींच रही है वैसे ही मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींच पाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मून अर्थ को पूरी तरह अपनी तरफ खींच पाता है। इसलिए होता यह है कि समुद्र का जो पानी है वो चंद्रमा के आकर्षण बल से ऊपर उठने का प्रयास करता है और इसीलिए पूर्णिमा वाले दिन बहुत ऊंचे ऊंचे टाइड्स कॉज होते हैं। कहाँ पर? समुद्र के पानी के अंदर, सागर और महासागर के पानी के अंदर। तो दिस रूल या दिस फोर्स टेल्स अस हाउ टाइड्स आर कॉज्ड
इन वाटर, किस तरीके से जो टाइड्स हैं वो कॉज होते हैं, ठीक है, यानी कि पानी में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण का पता चलता है, बारे में बताता है। तो इस तरह हमने ये जाना कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमें बताता है किन किन चीजों के बारे में। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमें बताता है कि यही वो बल है जिसने हमें पृथ्वी की सतह से और हर वस्तु को पृथ्वी की सतह से जोड़ रखा है। यही हमें बताता है कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह किस तरह गति करते हैं। यही हमें बताता है कि उपग्रह पृथ्वी, उपग्रह जो होता है या कृत्रिम उपग्रह और चंद्रमा जो है, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो पृथ्वी के चारों ओर गति किस तरह करता है। और साथ ही साथ कि ये सन जो है, सन और मून की वजह से टाइड्स जो है वो किस तरीके से कॉज होते हैं या किस तरीके से बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने एक तो ग्रेविटेशन के बारे में जाना, साथ ही साथ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको हमने जाना। ये भी जाना कि जी की जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो कि दी गई साइंटिस्ट हेनरी केवेंडिश के द्वारा वो है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक जी की एसआई यूनिट, एक जी की मैथमेटिकल वैल्यू, वो साइंटिस्ट जिन्होंने जी की मैथमेटिकल वैल्यू के बारे में बताया, हेनरी केवेंडिश, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये इन चार बातों के बारे में हमें बताता है। और अब आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम फ्री फॉल और इस चैप्टर के आगे वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे।